बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान में बैरूनी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, दिल्ली डिक्लेरेशन जारी, पाकिस्तान निशाना। इंडिया और 7 दूसरे मुल्कों ने अफगानिस्तान के असरात पर किया गौर, खतरों से मिलकर निपटने का फैसला। अफगान बहरान के लिए अमरीका और इत्तेहादी जिम्मेदार हैं, दिल्ली मीटिंग में ईरानी ओहदेदार का खिताब, कहा भरपाई की जाए। इस्लामाबाद में भी अफगानिस्तान के बारे में मीटिंग, तालिबान डेलीगेशन ने भी हिस्सा लिया, ओहदेदारों ने कहा इंसानी बहरान पर गौर किया गया। सीरिया ने इसराइल के 6 मिसाइलों को मार गिराया, हमले लेबनान के इलाके से किए गए थे। यूएई के वजीर खारिजा ने दमिश्क में की बशार अल असद से मुलाकात, सीरिया जंग के बाद आला ओहदेदार का पहला दौरा। सरहद पार करने की कोशिश पर पोलैंड ने कई रेफ्यूजियों को गिरफ्तार कर लिया, कहा पुतिन बहरान के मास्टरमाइंड हैं। मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार के साथ शादी कर ली, बर्मिंघम के मकान में निकाह की सादा तकरीब। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान के बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जंग से मुतासर मुल्क की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान के मामलात में बैरूनी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें साफ तौर पर इशारा पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान और उसकी इत्तेहादी चाइना ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया जिसकी मेज़बानी इंडिया के अजीत डोवाल ने की। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया जिसमें तमाम लोगों के नुमाइंदे शामिल हों। इत्तेफाक राय से 8 मुल्कों के सिक्योरिटी ओहदेदारों ने डिक्लेरेशन जारी किया। इस मीटिंग में अफगानिस्तान की सूरत हाल के अलग अलग पहलुओं और दुनिया पर उसके असरात का जायजा लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में तालिबान हुकूमत पर तनकीद नहीं की गई, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि एक जामे हुकूमत बनाई जाए। अब तक ऐसे इशारे मिले हैं कि जब से तालिबान ने काबुल और दूसरे मकामात पर कब्जा किया है, पाकिस्तान वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद ने काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 2 मरतबा अफगानिस्तान का दौरा किया। ISI चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क की सरपरस्ती करते रहे हैं।
8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने कट्टरपन, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी और ड्रग्स की रोकथाम के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने अफगानिस्तान के अवाम की तकलीफों पर फिक्रमंदी का इजहार किया और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत की। खासतौर पर कंदूज, कंधार और काबुल के हालिया हमलों की मजम्मत की गई। सेंट्रल एशिया के 5 मुल्कों ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अलावा रशिया और ईरान ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में एक पुरअमन, महफूज और मजबूत अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाद में 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स से मुलाकातें की। अजीत डोवाल ने दिल्ली मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए कहा कि खित्ते के वाक़यात का असर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते पर पड़ेगा। अजीत डोवाल ने कहा कि खित्ते के मुल्कों को अफगानिस्तान से उठने वाले चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम गहराई के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। डिक्लेरेशन में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी की सरगर्मियों की ट्रेनिंग, मनसूबाबंदी और फाइनेंसिंग के लिए नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले चाइना ने शेड्यूलिंग का बहाना करते हुए दिल्ली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के बारे में होने वाली सिक्योरिटी बातचीत के बारे में बताया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इंडिया में होने वाली मीटिंग के बारे में काबुल में कहा कि अफगानिस्तान को इस मीटिंग से उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान के मफादात टकरा रहे हैं। यही वजह है कि वो अफगानिस्तान के बारे में एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान ने दिल्ली की मीटिंग में कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की मुश्किलों के लिए जवाबदेह होना चाहिए जिन्होंने मुल्क पर हमला किया था। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली शमखानी ने कहा कि 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा से निमटने के नाम पर अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और दहशतगर्दी से लड़ने का दावा किया था। यह भी दावा किया गया था कि वो अफगानिस्तान को एक मिसाली मुल्क बना देंगे, लेकिन इस दावे पर काम करने के बजाय अफगानिस्तान की सूरत हाल बद से बदतर हो गई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, गरीबी, तकलीफों, ड्रग्स की स्मगलिंग, काश्त और रेफ्यूजी बहरान में इजाफा हुआ और अमरीकी जंगी हवाई जहाज़ों ने बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया। उन्होंने कहा कि अब अमरीका और उसके इत्तेहादियों की तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी कबूल करें, जानी और माली नुकसान की भरपाई करें। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि जो नुकसान हुआ है वो ऐसा नहीं है कि कभी उसकी मुकम्मल तौर पर भरपाई होगी, लेकिन ये मुमकिन है कि नुकसानात पर मुआवजा दिया जाए। शमखानी ने दाइश और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के खतरों के खिलाफ भी खबरदार किया। उन्होंने कहा कि ईरान रेफ्यूजी बहरान से निमटने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि ईरान के खिलाफ नाजायज पाबंदियां लगाई गई हैं। जहां एक तरफ इंडिया में या दिल्ली में अफगानिस्तान के बारे में कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में आज ही अफगानिस्तान के बारे में एक मीटिंग की। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई। अफगान ओहदेदारों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। बताया गया कि काबुल और मॉस्को फॉर्मेट के सिलसिले की कड़ी के तौर पर यह मीटिंग हुई जिसमें अफगानिस्तान के सियासी, मुआशी और इंसानी मामलात पर गौर किया गया। तालिबान की एक डेलीगेशन ने भी पाकिस्तान का दौरा किया जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने की। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि मुत्तकी ने अपने दौरे के दौरान कई मुआशी और सियासी मसाइल और दूसरे मामलात पर बातचीत की। तालिबान के कब्ज़े के बाद मुत्तकी का ये इस्लामाबाद में पहला दौरा है। यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क में सीरिया के सदर बशार अल असद से मुलाकात की। सीरिया की सरकारी मीडिया में ये बात कही गई। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद का यह दौरा 10 साल पहले सीरिया जंग शुरू होने के बाद से यूएई के किसी आला ओहदेदार का पहला दौरा है। साना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि बशार अल असद ने यूएई के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने दो बिरादर मुल्कों के दरमियान आपसी ताल्लुकात के बारे में बातचीत की और अलग अलग शोबों में ताउन बढ़ाने के रास्तों पर गौर किया। यूएई ने फरवरी 2012 में सीरिया के साथ उस वक्त ताल्लुकात तोड़ लिए थे जब वहां बशार अल असद को हटाने के लिए मुजाहरे शुरू हुए थे और जंग छिड़ गई थी, लेकिन दिसंबर 2018 में यूएई ने दमिश्क में अपना सफारत खाना फिर से खोल दिया। न सिर्फ ये बल्कि खलीजी मुल्क ने सीरिया को दोबारा अरब लीग में शामिल करने पर भी जोर दिया। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल निहान ने भी अक्टूबर में बशार अल असद से टेलीफोन पर बातचीत की थी। दमिश्क दौरे के बाद शेख अब्दुल्ला
ओमान पहुंचे, जहां उन्होंने जॉर्डन के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ऐमन सफादी से मुलाकात की। 2011 में शुरू होने वाली सीरिया जंग में अमरीका, सऊदी अरब, इसराइल, यूएई, यूरोप के मुल्क खासतौर पर फ्रांस ने बड़ी कोशिशें की थी कि बशार अल असद को हटाया जाए, और उन ग्रुप्स की सरगर्मी से मदद की गई थी जिनमें जो चाहते थे कि बशार अल असद को हटाया जाए। दूसरी तरफ बशार अल असद की तायद में ईरान और हिजबुल्लाह डट गए, और बाद में 2015 में रशिया भी इस जंग में शामिल हुआ। और बहरहाल हकीकत यह है कि इन कोशिशों के बावजूद बशार अल असद सदर बरकरार रहे और उनकी हुकूमत बरकरार रही, लेकिन एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत इस जंग की दुनिया को चुकानी पड़ी। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, पोलैंड ने कई रेफ्यूजियों को गिरफ्तार कर लिया है और सरहद पर फौजें बढ़ा दी हैं। बेलारूस से हजारों रेफ्यूजी पोलैंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर यूरोप में एक बहरान पैदा हो गया है। पोलैंड ने सख्ती के साथ इन रेफ्यूजियों को रोक दिया। ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि बेलारूस ने दूसरे यूरोपीय मुल्कों से बदला लेने के लिए इन रेफ्यूजियों को आने दिया है। पोलैंड के वजीर दिफा ने बताया कि रात पुरसुकून नहीं थी, सरहद से छेड़छाड़ की कोशिशें की गई। कुछ लोगों ने आलों और पुर्जों का इस्तेमाल करते हुए खारदार तारें काटने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एक दिन पहले भी ऐसी खबरें आई थीं। सख्त सर्दी में हजारों लोग खुले आसमान के नीचे हैं। इन हालात से 2015 के रेफ्यूजी बहरान की याद ताज़ा हो गई है। पोलैंड रेडियो ने बताया कि 2000 लोगों ने मंगल की दोपहर सरहद पार करने की कोशिश की। इसके बाद आधी रात के बाद 60 दूसरे लोगों ने भी सरहद पार करने की कोशिश की। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोलैंड की सरहद पर 15,000 से ज्यादा सिपाहियों को तैनात किया गया है। समझा जा रहा है कि 4,000 से ज्यादा रेफ्यूजी सरहदों के करीब जमा हैं। पोलैंड और यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क बेलारूस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले इन रेफ्यूजियों को शय दे रहा है कि वो यूरोपीय मुल्कों में दाखिल हों। इन मुल्कों का कहना है कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको उनके खिलाफ पाबंदियों का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लुकाशेंको 6ठी बार सदर चुने गए हैं, लेकिन उनके चुनाव पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इलेक्शंस में धांधलियों के इल्जामात के बाद बेलारूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई हैं। यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि बेलारूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। इनमें कम से कम 30 लोगों और इदारों को निशाना बनाया जाएगा, जिनमें बेलारूस के वजीर खारजा भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने बेलारूस के सदर लुकाशेंको पर इल्जाम लगाया है कि उनका रवैया किसी गैंगस्टर की तरह है। रशिया लुकाशेंको हुकूमत की तायद कर रहा है। ऐसे में पोलैंड के वजीर आजम ने इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बहरान के मास्टरमाइंड हैं, जबकि क्रेमलिन ने इस बहरान के लिए यूरोपीय यूनियन को ही जिम्मेदार ठहराया है। क्रेमलिन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन इंसानी कदरों को सरबुलंद रखने में नाकाम रही है और बेलारूस का गला घोंट रही है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने पोलैंड के वजीर आजम के बयान पर तनकीद की और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया, जिसमें उन्होंने बहरान के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराया। पोलैंड के वजीर आजम ने कहा था कि पुतिन ने यह बहरान पैदा किया है, जिससे 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन का इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया है। पोलिश पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मॉस्को में इस हमले की मनसूबाबंदी की गई है। मास्टरमाइंड पुतिन है। उन्होंने सरहदी इलाके का दौरा करने के बाद ये इल्जाम लगाया। नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र शख्स मलाला यूसुफजई शादी के बंधन में बंध गई हैं। मलाला लड़कियों की तालीम के लिए अपनी जद्दोजहद के हवाले से दुनिया भर में जानी जाती हैं। मलाला उस वक्त दुनिया भर की सुर्खियों में आई थी जब तालिबान ने स्वात में उनके सर में गोली मारी थी। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थी। मलाला ने ट्विटर पर अपने निकाह की तस्वीरें अपलोड की। 24 साल मलाला ने लिखा कि आज मेरी जिंदगी का एक कीमती दिन है। आसिर और मैंने जिंदगी भर साथ निभाने के लिए शादी कर ली है। निकाह की सादा तकरीब हमारे खानदान के साथ बर्मिंघम में हमारे घर पर हुई। हमारे लिए दुआ कीजिए। हम आने वाले सफर में साथ चलने के लिए काफी पुरजोश हैं। लाखों लोगों ने ट्विटर पर मलाला को मुबारकबाद दी। मलाला ने अपने शौहर के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका नाम आसिर मलिक बताया गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक इदारे के जनरल मैनेजर हैं।
2012 میں ملالہ کو طالبان نے گولی ماری تھی، جس کے بعد ہنگامی حالات میں انہیں علاج کے لیے ملک سے باہر لے جایا گیا تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد سے وہ برطانیہ میں رہ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام آئی ایم ملالہ ہے۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفے، معاشیات اور دوسرے موضوع میں گریجویشن کیا۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے پر ملالہ کو امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ ملالہ کے ادارے ملالہ فنڈ نے افغانستان میں $2 ملین لگائے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزام لگایا ہے کہ تگرے کے باغیوں نے ایتھوپیا کے علاقے امہارا میں کئی عورتوں کا ریپ کیا ہے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ اس سلسلے میں اسے کئی ثبوت بھی ملے ہیں۔ ایران یونائیٹڈ نیشنز کی ایٹامک ریڈیشن ایجنسی کا رکن بن گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے مشن نے یہ بات بتائی۔ ایران نے ویتنام کے ایک آئل ٹینکر کو رہا کر دیا جسے قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ اس بارے میں اور تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ سیریا کی ایئر ڈیفنس نے ہومس میں ایک حملے کے دوران اسرائیل کے 8 میزائلوں میں سے 6 کو تباہ کر دیا۔ بتایا گیا کہ لبنان کی ہوائی سرحدوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے۔ سیریا میں رشین نیوی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق رات 8:16 سے 8:23 کے درمیان 8 نومبر کو اسرائیل کے F-15 لڑاکا ہوائی جہازوں نے سیریا کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور 8 گائیڈڈ میزائلز اہم مقامات پر داغے، لیکن رشین ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے ذریعے 6 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ رشین ڈیفنس عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں سے زمین پر معمولی نقصان پہنچا اور 2 فوجی زخمی ہوئے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ ان حملوں میں زیادہ تر میزائلز کو تباہ کیا گیا۔ اسرائیل سیریا میں وقفے سے ایسے حملے کر رہا ہے، خاص طور پر ان حملوں میں ایران اور حزب اللہ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حزب اللہ نے سیریا میں سرکاری فوج کی بھرپور مدد کی تھی۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 11,466 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ایک دن پہلے کے مقابلے میں یہ 13% زیادہ کیسز ہیں۔ فی الحال ایکٹیو معاملات 1,39,683 ہیں۔ یہ 264 دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 460 لوگوں کی کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہوئی۔ صرف کیرلا میں 383 لوگوں کی جانیں گئیں۔ 52 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین ڈوزز پچھلے 24 گھنٹوں میں دیے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 109 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں سائنٹیفک کیریئرز متاثر ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پہلے لوگ صرف مالی بحران اور معیشت سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن اب کئی شعبوں میں کووڈ کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں، جن میں تعلیم کا شعبہ کافی اہم ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ PS عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغانستان میں بیرونی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، دہلی ڈکلیریشن جاری، پاکستان نشانہ۔ انڈیا اور 7 دوسرے ملکوں نے افغانستان کے اثرات پر کیا غور، خطروں سے مل کر نمٹنے کا فیصلہ۔ افغان بحران کے لیے امریکہ اور اتحادی ذمہ دار ہیں، دہلی میٹنگ میں ایرانی عہدیدار کا خطاب، کہا بھرپائی کی جائے۔
اسلام آباد میں بھی افغانستان کے بارے میں میٹنگ، طالبان ڈیلیگیشن نے بھی حصہ لیا، عہدیداروں نے کہا انسانی بحران پر غور کیا گیا۔ سیریا نے اسرائیل کے 6 میزائلوں کو مار گرایا، حملے لبنان کے علاقے سے کیے گئے تھے۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے دمشق میں کی بشار الاسد سے ملاقات، سیریا جنگ کے بعد اعلیٰ عہدیدار کا پہلا دورہ۔ سرحد پار کرنے کی کوشش پر پولینڈ نے کئی ریفیوجیوں کو گرفتار کر لیا، کہا پوٹین بحران کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیدار کے ساتھ شادی کر لی، برمنگھم کے مکان میں نکاح کی سادہ تقریب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجاع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔